IQ प्लस एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 1 अगस्त से 7 अगस्त सबके सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों एंड तक। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप IQ प्लस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आप तक पहुँचे दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में किसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यनारायण मंदिर उर्फ अंकल मूसा को ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही 2020 में इनको इनके काम के लिए पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें ड्रीम SS पुरस्कार की तो इसे चेन्नई की एक दक्षिणा संगठन है उसके द्वारा दिया जाता है। सत्यनारायण मंदिर जो है वो भारत के एजुकेशनलिस्ट हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 1 अगस्त को भारत और किस देश के बीच चंडी मंदिर में विनवैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? यह संस्करण वियतनाम और भारत के बीच में शुरू हुआ है। विनवैक्स जो कि नाम से ही पता चलता है, V से वियतनाम और IN से इंडिया हो जाता है। इसका जो दूसरा संस्करण हुआ था वो वियतनाम में ही आयोजित किया गया था, लेकिन अभी इसका आयोजन भारत में हुआ है और यह 20 अगस्त तक चलेगा, जो कि एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह इस अभ्यास के माध्यम से भारत और वियतनाम का जो द्विपक्षीय संबंध है उसको मजबूत करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर हम इसके थीम को देखें तो इसका थीम है शांति सेनाओं के संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम की नियुक्ति और तैनाती, यानी यह इसका थीम है। वियतनाम को अगर हम देखें तो इसकी राजधानी हनोई है। इसके पड़ोसी देशों में चाइना है और थाईलैंड है जो कि इसके बॉर्डर्स को टच करते हैं। साथ ही फिलीपींस यहाँ पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये देख सकते हैं हम लोग, हालांकि हरी झंडी नहीं है, पिंक है। छत्तीसगढ़ की जो महिला आयोग है उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था और मेन रूप से इसका आयोजन किया गया था जो भी महिलाएं हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लॉज के बारे में उनको अवेयर किया जाए, तो इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा। 7 अगस्त को प्रतिवर्ष चाबहार डे मनाया जाता है। 7 अगस्त को जॉवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पिछले साल जॉवलिन थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने और गोल्ड मेडल को जीता था ओलंपिक में, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आते हैं इस प्रश्न पे। इस सम्मेलन में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन्होंने हिस्सा लिया। और इसके अलावा ईरान जहाँ पे चाबहार पोर्ट स्थित है उसने भाग लिया और साथ ही अफ़गानिस्तान के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की तो यह भारत को जोड़ने के लिए एक परिवहन कॉरिडोर नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत सेंट्रल एशिया, यूरोप और जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी पकड़ को मजबूत बना सकता है। भारत का जो कंडाला पोर्ट है उससे चाबहार पोर्ट की जो दूरी है वो 150 नॉटिकल माइल्स है और इस तरह से भारत अगर यहाँ पे ये इसका निर्माण करता है तो उसके बाद इसका एक्सेस जो होगा वो आसानी से अफ़गानिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इसमें इंटरफेयर करता है, तो पाकिस्तान को साइड करते हुए ये पोर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें भी भारत की पहुंच अच्छी हो जाएगी। गल्फ़ कंट्रीज़ में भी भारत को एक मार्केट मिलेगा। इसके अलावा यूरोप कंट्रीज़ में भी भारत आसानी से एक्सेस कर सकता है। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो चाइना का रोल है उसको भी काफ़ी हद तक भारत सीमित कर सकता है इस पोर्ट के माध्यम से। तो इस मैप से हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं
चाबहार समझौता 2016 में किया गया था। यह कहाँ पे स्थित है? तो हम देख सकते हैं कि यह ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह है दोस्तों। अगर यह पोर्ट बनता है तो इसके माध्यम से जो भी फर्टिलाइज़र है उसका इंपोर्ट करना भी काफ़ी सस्ता हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में जो भी मिनरल्स अवेलेबल हैं उनको आसानी से हम लोग पोर्ट कर सकते हैं। केमिकल और पेट्रोकेमिकल और स्टील सेक्टर को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो सेंट्रल एशिया है उनके साथ हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकेंगे और हमारे संबंध भी अच्छे हो सकते हैं इसके माध्यम से। अगर हम चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के बारे में देखें तो इसको डेवलप करने में इंडिया 3,368.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और साथ ही जो डिस्टेंस हमने देखा ही अभी कि 550 नॉटिकल माइल्स है इसकी दूरी कंडाला पोर्ट से। इसके अलावा मुंबई में भी जो पोर्ट है वहाँ पे भी आसानी से एक्सेस हो सकता है। तो ये जियो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो भारत की जो सबसे अमीर महिला है वो रोशनी नडार मल्होत्रा है। यह भारत की जो एचसीएल कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है। इनकी जो संपत्ति है वो 84,330 करोड़ रुपए है। साथ ही दूसरे स्थान पर फाल्गुनी नायर है जो कि नायका की एक मालकिन है और इनकी जो संपत्ति है वो 57,520 करोड़ रुपीज़ है। तीसरे नंबर पे आती हैं बायकॉन की जो चेयरपर्सन है किरण मजूमदार 100 और इनकी जो पूरी संपत्ति है वो 29,030 करोड़ रुपए की है। हालांकि इनमें काफ़ी गिरावट देखी गई है। साथ ही जो इसमें 100 महिलाओं का एक लिस्ट तैयार किया गया था और ये महिलाएं भारत की जीडीपी में 2% का योगदान करती हैं। भोपाल में जेस्टेंगो की कनिका टेकरीवाल जो है वो सबसे कम उम्र की महिला है जो कि इसमें सूची में शामिल हुई हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? इंटरनेट इन इंडिया नाम के शीर्षक से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स का लेन देन हुआ है और भारत अमेरिका को पीछे करते हुए डिजिटल लेन देन में 331 मिलियन जनसंख्या वाला डिजिटल लेन देन वाला देश बन गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 2 साल में ऑनलाइन जो लेन देन हुआ है वो 2019 में 330 मिलियन था जो कि अभी 51% बढ़ गया है और इसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतर के द्वारा ज्वाइंट रूप से बनाया गया था इस रिपोर्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का आधारशिला रखा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गांधीनगर में इसकी आधारशिला रखी गई है, गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। अगर हम देखें तो गिफ्ट सिटी में इसकी जो मुख्यालय भवन है IFCSA की मुख्यालय भवन है उसकी आधारशिला रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जेरेमी लालरिंगा ने और अंचिता सेवली ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में भाग लिया था? तो इन लोगों ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। हम लोग देख सकते हैं दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें पुरुषों के 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जेरेमी ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं जो अंचिता सेवली है इन्होंने 73 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। इसके अलावा मीराबाई चानू ने भी गोल्ड मेडल जीता है और इस पदक तालिका या फिर जो लिस्ट है उसमें सिर्फ एकमात्र कांस्य पदक आया है जो कि गुरु राजा पुजारी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो तमिलनाडु की पुलिस है उनको
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया गया है। हालांकि आज ही न्यूज़ में आया कि जो धनखड़ जी हैं, जो कि पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 31 जुलाई 2022 को तमिलनाडु की पुलिस को इन्होंने यह प्रदान किया और यह केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में सैन्य और अर्धसैन्य पुलिस बलों को दिया जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान यानी सर्वोच्च सम्मान है और तमिलनाडु यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया है? तो जो अल नहाज संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह ओमान के साथ किया जा रहा है दोस्तों, और इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड में शुरू किया गया है और अल नहाज का यह चौथा संस्करण है जो कि 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। ओमान की रॉयल सेना की 60 सदस्यों की टीम इस अभ्यास में शामिल हो रही है और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा किया जा रहा है। 2019 में इसे मस्कट, जो कि ओमान की राजधानी है, वहाँ पे आयोजित किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी ने अपने मानक समय में कितने मिलीसेकंड कम में एक घूर्णन पूरा करके सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 1.59 मिलीसेकंड्स का जो रिकॉर्ड था इसने बनाया है। 2020 में पृथ्वी के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था 19 जुलाई 2020 को 1.59 मिलीसेकंड, और इस रिकॉर्ड को पृथ्वी ने तोड़ा है, यानी कि इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इससे यह पता चलता है कि जो पृथ्वी की गति है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और इससे दिन बहुत छोटा होने लगा है। इसका जो मेन कारण बताया गया है वो जो भी जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग कह लें, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से इसको जो पृथ्वी का गति है उसमें काफ़ी कमी आई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने लॉन बॉल कॉमनवेल्थ गेम्स में डैश पदक जीतकर इतिहास को रचा है? तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल को जीता गया है। अगर हम देखें तो भारत ने बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके लॉन बाउल्स प्रतियोगिता में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया और स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल को जीत लिया है। और इसी के साथ लॉन बाउल्स में भारत का यह पहला पदक है। अगर इनके खिलाड़ियों के नाम देखें तो रूपा रानी, तिर्की लवली चौबे, पिंकी नयमोनी सैंकिया और भारतीय टीम जो भी थी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 17-10 से हराया और गोल्ड मेडल को जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, गेम्स वाइड ओपन डैश ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? यानी कौन से ओलंपिक का यह आधिकारिक नारा होगा? पेरिस ओलंपिक का यह आधिकारिक नारा होगा। 2024 में पेरिस में इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, और साथ ही इसका जो नारा बनाया गया है वो है गेम्स वाइड ओपन। इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट्स को देखें तो जो ब्रिस्बेन है उसमें 2032 में आयोजित किया जाएगा, 2028 में आयोजित किया जाएगा लॉस एंजलिस में, और 2032 में ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा, याद रखेंगे। यह 2028 में लॉस एंजलिस में होगा और 2024 में पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। और टोक्यो तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे 2020 में हुआ था, यहाँ पे पिछले वर्ष ही आयोजित किया गया था, हालांकि कोविड की वजह से ये डिले हो गया था। यह 3rd टाइम्स होगा जो कि पेरिस में आयोजित किया जाएगा। यह 16 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तेजस्विनी शंकर राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची गेंद में पदक जीतने वाले डैश खिलाड़ी बने हैं? जो तेजस्विनी शंकर है उन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ा है और वह पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ऊंची कूद में पदक लाया है इंडिया के लिए। इन्होंने 2.22 मीटर की छलांग लगाई है और ब्रॉन्ज मेडल को जीता है।
और इसके अलावा हम देखेंगे तो उन्होंने थर्ड और जो अंतिम प्रयास था उसमें 2.28 मीटर का जो दूरी था उसे तय करने का कोशिश किया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए। तो इस वजह से इन्हें कांस्य मेडल जीता। चलिए अगला प्रश्न है, डैश को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2020 में, अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया था और एक साल से यह पद जो है वो खाली है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई है और संजय कोठारी जो कि 24 जून को इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अगर हम देखें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो यह भारत की एक भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से ऐसा महसूस किया गया कि जो भी यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपने पद का मिसयूज़ कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसकी वजह से जो देश में जो शासन व्यवस्था है वो काफ़ी प्रभावित हो रही थी। तो इसलिए सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया। सतर्कता आयोग की स्थापना के संस्थानम समिति की सिफारिश पे किया गया था। इस समिति को 1962 में बनाया गया और 64 में इसने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और इसी रिपोर्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम देखें तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक इकाई है कह सकते हैं हम लोग। और इसके बाद जो CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 आया, उसके माध्यम से इसे एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया। अगर इसका हेड ऑफिस देखें तो वो दिल्ली में स्थित है। अगर हम सतर्कता आयोग की संरचना के बारे में बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं इसके और बाकी 2 सदस्य होते हैं, यानी कि 3 इसमें टोटल सदस्य होते हैं। जो इसके सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और डायरेक्ट राष्ट्रपति इनका नियुक्ति नहीं करते हैं। एक चयन समिति होती है, उसी के माध्यम से इनको चूज़ किया जाता है। और इस चयन समिति के जो मेन हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद होते हैं होम मिनिस्टर और एक अपोजिशन के नेता भी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि जो चयन समिति होती है उसमें भी 3 सदस्य होते हैं। इसके बाद अगर हम इनके कार्यकाल के बारे में देखें तो जो इनका कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। अगर 4 साल कंप्लीट हो जाए तो ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद यह भारत के किसी भी पद पे, भारत सरकार के किसी भी पद पे काम नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स का इनका एज लिमिट है, ये भी देख लेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि 4 साल के बीच में ही अगर इनका 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये उस टाइम भी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके वेतन के बारे में बात करें तो जो अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन UPSC के अध्यक्ष के बराबर होता है और इनके जो अन्य सदस्य हैं उनके वेतन भी UPSC के अन्य सदस्यों के बराबर होता है। तो याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो अभी यह मध्य प्रदेश के निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है कि इस परियोजना में 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और यह मध्य प्रदेश के खांडवा में बनाया जा रहा है। खांडवा में इसका निर्माण किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है इसे, और इसे ओंकारेश्वर बांध के निकट जो नर्मदा नदी है उस पे बनाया जाएगा। और इस तरह से मध्य प्रदेश का जो खांडवा होगा वो एकमात्र ऐसा जिला हो जाएगा जहां ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत और सौर ऊर्जा एक साथ शामिल होगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत सरकार अभी नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो इसको ख्याल में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में बनाया गया है। अभी फ़िलहाल अभी यह तेलंगाना वाला ही है।
लेकिन जब यह बन जाएगा तो यह नंबर 1 हो जाएगा। और जो ये तेलंगाना वाला है उसे NTPC के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, DPIIT द्वारा डैश से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दिया गया है। तो इनके द्वारा 75,000 से अधिक जो स्टार्टअप्स हैं उनको मान्यता दिया गया है। अगर हम DPIIT का फुल फॉर्म देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा संचालित होता है। और इनके द्वारा अभी हाल ही में 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता भी दे दिया गया है। और अगर हम बात करें तो 156 दिनों में 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दिया गया है और 10,000 स्टार्टअप्स को 808 दिन में मान्यता मिली है। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और इन 75 वर्ष में 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दिया गया है, जो कि एक माइलस्टोन भी माना जा रहा है। अगर हम देखें तो भारत में पर डे 80 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता भी दिया जा रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भारत स्टार्टअप्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी है वर्ल्ड में। और जो भी स्टार्टअप्स को मान्यता दिए जा रहे हैं उसमें 12 IT सेक्टर से रिलेटेड है, 12% IT सेक्टर से रिलेटेड है, 9% हेल्थ केयर से रिलेटेड है और इसके अलावा लाइफ और साइंसेज से 9% जो है ये है और 7% शिक्षा से है और 5% पेशेवर और वाणिज्य सेवाओं से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 अगस्त को कौन सा देश पहला चंद्र मिशन दानुरी को लॉन्च करने के लिए तैयार है? इसको लॉन्च किया जा रहा है साउथ कोरिया के द्वारा। साउथ कोरिया का पहला चंद्र मिशन है दानुरी। चलिए अगर हम देखें तो यह दक्षिण कोरिया के फ्लोरिडा में केप कैनरवाल स्पेस फोर्स बेस से लूनर प्रोब के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इस तरह से जो साउथ कोरिया है वो वर्ल्ड का 7वां ऐसा देश हो जाएगा जो कि लूनर प्रोब लॉन्च करेगा, वो भी मानव रहित। अगर हम यहाँ पे दानुरी का मतलब देखें तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा का आनंद लेना और चंद्रमा के क्रैटर चुंबकीय क्षेत्र और मौसम के सतह का अध्ययन भी यह करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला 57 किलोग्राम फाइनल में हाल ही में किस भारतीय युवा पहलवान ने रजत पदक को जीता है? तो अंशु मलिक के द्वारा अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता गया है दोस्तों। इसमें 57 किलोग्राम का जो महिला फाइनल हुआ था उसमें इन्होंने यह पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 अगस्त को प्रतिवर्ष हिरोशिमा डे मनाया जाता है। इसी दिन बॉम्ब गिराया था, परमाणु बम से हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर में और इसके 3 दिन बाद नागासाकी जो शहर है वहाँ पे भी दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना, इनको सम्मानित किया गया डॉक्टरेट की उपाधि से। इन्होंने धोनी के साथ ही संन्यास लिया था, जो कि पूछा भी गया था BPSC में यह प्रश्न करंट अफेयर्स के तौर पे। तो इनको यह डॉक्टरेट की जो उपाधि दी गई है वो तमिलनाडु का चेन्नई में स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज़ के द्वारा इसको जो इसका 12वां दीक्षांत समारोह था उसमें यह दिया गया है, यानी 12th कॉन्वोकेशन में यह इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में 10 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल शामिल हो गए हैं? तो जो अभी 10 शामिल किए गए हैं उसके बाद भारत में 64 कुल रामसर साइट्स हो गए हैं। भारत और चाइना में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो भी यह रामसर साइट्स होते हैं वह स्थित है और इस भारत में अब इनकी संख्या 64 हो गई है। जो रामसर सूची है उनका सबसे मेन मोटो होता है कि आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स हैं उनका एक नेटवर्क विकसित किया जाए और इनका जो भी इकोसिस्टम है, इनमें जो भी जैव विविधता है जो भी है उनको सुरक्षित किया जाए और इनको
जीवन प्रदान किया जाए, और जो कि मानव जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी ये 10 शामिल हुए हैं उसमें हम देख लेंगे कौन कौन से शामिल हैं। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायो रिजर्वस्फीयर, बेनर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेंदाथल पक्षी अभयारण्य, उदयाथ्रमपुरम पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों ये जो जितने 6 हैं ना, ये सभी तमिलनाडु के हैं, और बाकी जो है वो अन्य राज्य से संबंधित है। जैसे सतकोसिया जॉर्ज, ये उड़ीसा का है, नंदा झील यह गोवा का है, और रंगना पिठितू पक्षी अभयारण्य यह कर्नाटक का है, और सिरपुर आर्द्रभूमि यह मध्य प्रदेश का है। तो कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है यह जो आर्द्रभूमि है या फिर जो अभयारण्य है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। अगर हम रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो रामसर ईरान में स्थित है, और जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था, पहला जो हस्ताक्षर हुआ था इस पर, वो 1971 में हुआ था। और इसके साथ ही पर ईयर 2 फेब को मनाया जाता है, वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज का खगोलीय वेधशाला है, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, उसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी के रूप में किया है दोस्तों, और इसका नाम है एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर खगोलीय वेधशाला। सबसे पहले जो इसका उद्घाटन बनाया गया था वो 2016 में कॉलेज के एक प्रोफेसर ने बनाया था। जब उनको फील हुआ कि खगोलीय वेधशाला की विकास किया जाए, तो उन्होंने इसका शुरुआत किया, और उसके बाद इसे 1995 में सील कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट्स थे जो कि गायब हो गए थे, तो इसलिए इसे सील कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? फेडरल बैंक, जो कि अभी हाल ही में टीन प्लेटफॉर्म पे अपना पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध किया है। इसके माध्यम से जो भी यूजर्स होंगे वो आसानी से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, निफ्ट और आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपना भुगतान कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो दोस्तों रसिया अभी हाल ही में तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। जुलाई 2022 में रसिया ने भारत को जून की तुलना में 2.06 मिलियन टन का आयात किया है। और इस तरह से देखें तो इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बाद भारत के लिए कोयला का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रसिया है, जिसमें मोजाम्बिक और कोलंबिया वैकल्पिक रूप से शामिल है। चलिए अगर हम देखें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और आयातक और उपभोक्ता यानी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और कंज्यूमर बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया है? असम के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके माध्यम से छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पोर्टल का शुरुआत किया गया है और इसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्र में सामाजिक न्याय और को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपरी जो निगरानी मिशन को पूरा करने के लिए किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा है? तो दोस्तों भारत की जो नौसेना ऑल वुमेन एयर क्रू है उनके द्वारा ऐसा किया गया है। भारतीय नौसेना की 5 महिलाओं के द्वारा इन्हें
जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अगस्त 2020 में डॉनियर विमान से उत्तरी अरब सागर में पहला पूरी तरह से स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन को पूरा किया गया है। इसकी जो कैप्टेंसी थी वो लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में के लिए संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? इंडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है दोस्तों। इसके माध्यम से भारत अक्टूबर में अमेरिका, चाइना और रसिया के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों का मेजबानी करेगा। यह जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए है और भारत एक गैर अस्थायी सदस्य है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरालिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है दोस्तों। इन्होंने 212 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ वजन उठाया है, मतलब सबसे भारी वजन उठाया और स्वर्ण पदक को जीता है। साथ ही इनके द्वारा पैरा पावर वेट लिफ्टिंग में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल होगा। इन्होंने नाइजीरिया के इकेचुकू ओबीचुकू को 0.9 अंक से हराया और गोल्ड मेडल को जीता है। और इससे पहले इसी साल इन्होंने साउथ कोरिया में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग एशिया ओशिनिया ओपन चैम्पियनशिप में पुरुषों के 88 किलोग्राम भार वर्ग में 214 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिला फोर्स बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 2 अगस्त को फाइनल मैच में किसको हराकर भारत को इस खेल का पहला पदक जो स्वर्ण पदक है वो दिलवाया है? तो साउथ अफ्रीका को हराया है दोस्तों और इन्होंने यह पदक जीता। भारत का खेलों में यह चौथा स्वर्ण पदक और कुल 10 पदक है। भारत राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अब तक 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीत चुका है। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने किस शहर में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? तो इनके द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया है वो न्यू दिल्ली में किया गया है। इस ONGC पैरा खेलों का यह 4th एडिशन होगा और इसका आयोजन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि 275 पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे और यह सभी जो खिलाड़ी होंगे वो केंद्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्योगों के कर्मचारी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यह सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ करके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं IQ+ अकेडमी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।